हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्रो अकेडमी। सो दोस्तों, आज की क्लास होने जा रही है फिशरीज़ एंड एक्वाकल्चर। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पिछले साल उठा के देखेंगे तो 5 क्वेश्चन आए थे यहाँ से, और ये माइनर में आता है, लेकिन एग्जामिनर इससे क्वेश्चन पूछता ही पूछता है। ठीक है, मिस नहीं होंगे यहाँ से क्वेश्चन। तो ये क्लास मैं बना रहा हूँ IBPS CFO को मेंस के पेपर को ध्यान में रखते हुए। तो आपसे से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिए। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्लो क्लास लगा हुआ तो 1.5x पे चला के देख लीजिए। ठीक है, तो अभी प्रीलिम्स आपका हो चुका है, और मेन मुद्दा है जो आपके मन में चल रहा है कि भाई मैं कट ऑफ क्लियर करूँगा कि नहीं। देखो मेरे भाई, कुछ भी हो, कट ऑफ क्लियर हो या ना हो, अगर आप 10 दिन ख़राब करेंगे सिर्फ दूसरों की बातें सुनने में, मेरे दोस्त ने इतना अटैम्प्ट किया है, मैंने तो इतना कम किया है, ठीक है, किसी की बात नहीं सुनना है, मेन फोकस कर लो। कुछ भी हो, 10 दिन पढ़ाई में क्या जा रहा है, ठीक है, 10 दिन पढ़ लें, नहीं भी हुआ फिर भी अगर कुछ घट नहीं रहा है, ठीक है, ना तो आपको कोई बड़ा बिजनेस है कि आप भाई उसमें टाइम देना है आपको, तो पढ़ाई पे ध्यान दे लो, आप फोकस कर लो। कुछ भी कहा नहीं जा सकता। 17 नंबर कट ऑफ गए हैं एफओ के, तो कुछ भी नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अभी एग्रीकल्चर पढ़ने में फोकस करो, जो भी नोट्स आपने बनाए हैं उसको रिवाइजन में फोकस करो। ठीक है, तो और इस क्लास को मैं बना रहा हूँ इस पर्पज़ से कि आपका जो मेन टॉपिक्स है एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन आते हैं वो कवर हो जाए। तो देखते हैं कितने घंटे क्लास होता है। अगर बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ सेकेंड पार्ट भी ला दूंगा, इसमें हम जितना होगा उतना कवर करेंगे। हाँ, और इस क्लास का PDF आपको मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहाँ जाके डाउनलोड कर लीजिए। और अगर आप सीरियस हैं मेंस के लिए, तो आपके लिए हमने बहुत ही बेहतरीन टेस्ट बना दिया है। टेस्ट सीरीज़ 30 डेज़ 30 मॉक चैलेंज। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, अटैम्प्ट करना चाहते हैं क्वालिटी क्वेश्चंस एग्जाम के लेवल के, तो आपके लिए मैंने लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में, जाके आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास टेस्ट सीरीज़ है या फिर नहीं है, तब पर भी आप जाके एक बार ज़रूर से देखिए। कुछ 1-2 ट्रायल भी उसमें डाले हुए हैं। सेक्शनल मॉक में टॉपिक वाइज टेस्ट और आपका जो फुल लेंथ मॉक है, सब में अलग क्वेश्चन है, एग्जाम के लेवल के हैं। ठीक है, तो ये बात ही आपको बतानी थी, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और इस क्लास का PDF मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, यही इसी स्लाइड पे थोड़ा सा कुछ कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। सबसे पहले क्यों हम पढ़ रहे हैं फिशरीज़ को। एक तो फिश जो है, फिश फार्मिंग बहुत ग्रोइंग सेक्टर है हमारे इंडिया में। लगभग 1% हमारी कंट्री में पूरा कंट्रीब्यूट करता है पूरे GDP में। और एग्रीकल्चर की बात करें तो 7.28% लगभग ये एग्रीकल्चर GVA में कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि एम्प्लॉयमेंट में बहुत ज़्यादा जनरेट हो रही है। गवर्नमेंट, हमारी सरकार ने, भारत सरकार ने बहुत सारे स्कीम से लेकर आए हैं कि भाई इसको बढ़ावा मिले, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा बिल्ड हो। ठीक है, मछली एक बहुत बड़ा सोर्स है प्रोटीन का, तो मतलब कि अवेलेबल कराना हर एक जो जनता है, हमारे इतने बड़ी पॉपुलेशन है, अगर सिर्फ क्रॉप पे निर्भर रहेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल आने वाला है। इसीलिए जो नॉनवेज वगैरह की तरफ स्विच होना चाहते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन, मछली जो है प्रोटीन का काफ़ी बड़ा सोर्स होती है। ठीक है, और इसीलिए क्रॉप के अलावा डेयरी और फिशरीज़ पे गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, तो इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो फिशरीज़ टॉपिक अलग से ही एक सब्जेक्ट बना दिया गया है, 4 साल की डिग्री आपको मिलती है इसमें, लेकिन हम पढ़ रहे हैं एफओ के एग्ज़ाम के लिए, तो उसी मेन चीज़ों को सिर्फ पढ़ेंगे। तो फिशरीज़ का क्या मतलब है भैया, तो मेन चीज़ वही है, जितने भी हम टूल्स यूज़ करके फ़िश फार्मिंग से लेकर हार्वेस्टिंग तक जितने भी एक्टिविटीज़ हम करते हैं, सब आपके फ़िश फार्मिंग ही, फिशरीज़ में ही आती हैं। और इसमें जितने भी आपके टूल्स, इक्विपमेंट, जो भी आप सोच सकते हैं, उसके अंडर, फिशरीज़ के अंडर में ही आती हैं। और फिशरीज़ से ही एक आपका टर्म बना है फिशिंग। ठीक है, फिशिंग यानी कि मछली पकड़ना, फिशिंग यानी कि एक तरीके से आप हार्वेस्टिंग बोल सकते हैं। बहुत सारे नदियों, तालाबों में अगर आपने मछली वगैरह पकड़ा होगा बचपन में, तो आप जानते होंगे कि फ़िशिंग कैसे करते हैं। शहरों में मतलब जहाँ तालाब वगैरह रहते हैं, तो वहाँ पे वो कटिया नहीं होता, बांस के डंडे में रस्सी बांध देते हैं आगे की तरफ, और उसमें नुकीला लोहे का ऐसा कुछ लगा देते हैं, और उसमें चारा डाल के फेंकते हैं पानी में। और जब मछली उसको पकड़ती है तो उसके मुंह में फंस जाता है, उसको खींच के बाहर निकाल देते हैं। तो एक तरीका है, जिनको पानी में उतरना नहीं है तो वो अपना कटिया वगैरह लगा के मछली पकड़ लेते हैं। तो इसी तरीके से फ़िशिंग ही है, फ़िशिंग यानी कि हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो हार्वेस्टिंग जो टर्म है बहुत ज़्यादा का यूज कर, आपने देखा होगा वाटर की हार्वेस्टिंग हो रही है, क्रॉप की हार्वेस्टिंग हो रही है, तो यहाँ से फ़िश की हार्वेस्टिंग, यानी कि जब आपका क्रॉप पूरा पक जाता है तब उसकी हम कटिंग कर लेते हैं, हार्वेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, अपने खाने के लिए। तो ऐसे ही आपकी जब फ़िश मेच्योर हो जाती है तो फिशिंग कर लेते हैं, उसको मार के निकाल लेते हैं, और तल के बकायदे भून भान के हम लोग खाते हैं। और मछली बेचारी बहुत ज़्यादा, ये इसका जन्म मतलब सिर्फ मरने के लिए ही होता है, और इसको कोई नहीं छोड़ता। भालू वगैरह तो चीड़ फाड़ के खाते हैं,
जो पंछी वगैरह देखती हैं, चील वगैरह आपने देखा होगा कि कैसे मछली पकड़ती हैं, तो बहुत दुख दर्द वाली चीज़ें हैं मछली का जन्म लेना। तो जिन्होंने बहुत पाप किए हैं वो मछली का जन्म पाएंगे अगले साल मतलब अगले जन्म में। तो थोड़ा सा अच्छे काम कीजिए, दूसरों को भलाई कीजिए। एक्वाकल्चर इसमें एक टर्म है। एक्वाकल्चर क्या मतलब है? तो ये भी आपका किससे इन्वॉल्व है? कल्टीवेशन से। जो आपका फ़िश होते हैं ना, फ़िश कल्टीवेशन में ही पूरा टर्म इन्वॉल्व है। अगर आप छोटा सा तालाब बना के फार्मिंग कर रहे हैं, फ़िश फार्मिंग, तो भी आपका एक्वाकल्चर में आएगा। या फिर आप जो बोलते हैं ना फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर, दोनों की जो फार्मिंग होती है जिस दोनों केसेस में, वो आपका एक्वाकल्चर में ही आती है। ठीक है। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में अगर हम फिशिंग करते हैं तो आपके एक्वाकल्चर में आती है। तो एक्वाकल्चर कॉन्सेप्ट है, इसमें हम कमर्शियली भी फार्मिंग वगैरह करते हैं। अगर हमको बहुत बड़े लेवल पे फिश वगैरह प्रोड्यूस करना है तो एक्वाकल्चर के ही अंदर में आते हैं। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक टर्म है, इस पेज पे आपने समझ लिया होगा। तो अब आगे देखते हैं। तो सरकार भी इसको प्रमोट कर रही है। मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एक मिनिस्ट्री है हमारे कंट्री में, PIB में आपको मिल जाएगा। तो उसके अंडर में जो भी अलग अलग मेजर्स होते हैं, जो भी डिसीजन होते हैं, जो भी अलग अलग स्कीम है, वहाँ के डाटा आपको मिल जाएंगे। ठीक है। तो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना तो इसी से रिलेटेड है, तो बात करना ज़रूरी है। हमने इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, पार्ट 4 में जाके देखेंगे। गवर्नमेंट स्कीम में तो मैंने कराया हुआ है। वाई इन न्यूज़, क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों न्यूज़ में भैया? तो अभी देखो हमारी कंट्री में फिश प्रोडक्शन थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। कितना? 175.45 लाख टन्स 2022-23 की बात है, इतना फिश प्रोडक्शन हुआ है। और हम लोग इंडिया, जो भारत है हमारा देश है, 3rd लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसिंग कंट्री है। ठीक है। लगभग 8% ग्लोबल शेयर हम करते हैं फिश का। अब हालांकि इतना बड़ा कोस्टल एरियाज़ है, चारों तरफ समुद्र से घिरे हुए हैं हम लोग, 3 तरफ, तो कम से कम मतलब टॉप पे होना चाहिए था। थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बिल्ड करने में और थोड़ा सा और चीज़ें मॉडर्नाइज़ करेंगे तो हम टॉप में आ सकते हैं। ठीक है। तो लगभग हमारी कंट्री के GDP में 1.1% लगभग आप इसको याद रखने के लिए कर सकते हैं। ठीक है, कंट्रीब्यूट करता है। उसके साथ साथ ये एग्रीकल्चर GVA की बात करें तो ये थोड़ा सा गलत डाटा है, इसको भूल जाओ आप लोग, इसको भूल जाओ। ये आपका 7.28, ठीक है, 7.28, ये 23-24 का डाटा है, इसको याद रखना। अगर एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर GVA में फिश का जो मतलब फिशरी सेक्टर का कितना कंट्रीब्यूशन है, 7.28%। ठीक है, ये याद रखना। ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। तो मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि भैया हम लोग को पोटेंशियल फिशरी सेक्टर का बढ़ाना है, वही बता दिए। इसको हाईलाइट कर देता हूँ मैं। ठीक है, फिश प्रोडक्शन को और प्रोडक्टिविटी दोनों को इन्हांस करना है। ठीक है, समझ गए। बिल्ड रोबस्ट फिशरीज मैनेजमेंट एंड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, फार्मर की इनकम को डबल करना है। ठीक है, मॉडर्नाइज द वैल्यू चेन, पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट एंड क्वालिटी इंप्रूवमेंट। तो ये सारी चीज़ें ऑब्जेक्टिव में आती हैं फिशरीज़ के। आगे देखते हैं, इसमें तो कुछ एम है, एम समझ लेते हैं क्या क्या एम है सरकार के आगे आने वाले समय में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो फिश प्रोडक्शन बढ़ाना कितना, 22 मिलियन मैट्रिक टन तक। ठीक है, और ग्रॉस वैल्यू जो हमारा GVA है उसका कंट्रीब्यूशन भी बढ़ाना है एग्रीकल्चर में। तो इसको लगभग कितना करना है, 9%। अभी कितना हमने देखा, 7.28% से 9% तक लेके जाना है। ठीक है, एक्सपोर्ट भी बढ़ाना है, एक्सपोर्ट का अर्निंग भी हमको 1 लाख करोड़ तक लेके जाना है। ठीक है, बहुत सारी कंट्री हैं, पुअर कंट्री हैं जहाँ पे भी मछली वगैरह हम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हालांकि चाइना टॉप में आता है, उसके शेयर बहुत ज़्यादा हैं पूरे देश में, पूरी दुनिया में, और वो सबसे बड़ा भाई मैरीन में और इनलैंड दोनों में बहुत ज़्यादा आगे है। रिडक्शन द पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस अबाउट 10%। तो 25 से हमको 10% तक लेके जाना है जो भी लॉस वगैरह होते हैं। मतलब कि अगर स्टोरेज सिस्टम बढ़िया बनाएंगे तो बाकी जो मछलियाँ अगर पकड़ के हम स्टोर कर सकते हैं, काफ़ी लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, वही चीज़ें काफ़ी अच्छी करनी है। ठीक है, फार्मर की इनकम डबल करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि हमें एम में रखी गई हैं इस स्कीम के अंडर में। ठीक है, कुछ इनिशिएटिव हैं गवर्नमेंट के, जैसे कि आपका फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड। तो ये स्कीम लॉन्च किया गया था 18-19 में, लगभग इतना करोड़ का फंड मिला है। ठीक है, और सरकार इसमें 3% का इंटरेस्ट सबवेंशन भी आपको देती है। जो भी लोन वगैरह ले रहे हैं यहाँ से, तो उनको 3% का छूट भी मिल जाता है अगर आप टाइमली रीपेमेंट कर देते हैं अपने फीस, अपने जो भी आपने लोन लिया है। ठीक है, और किसान क्रेडिट कार्ड, जो ये कार्ड है हमारा किसान क्रेडिट कार्ड, सिर्फ उन फार्मर के लिए रहता है जो लोग खेती वगैरह करते हैं। तो इन्होंने इसका फैसिलिटी जो है एक्सटेंड कर दिया था 2018-19 में,
जो भी फिशरमैन है, फिश फार्मिंग वगैरह करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं। एम समझ गया आपने, ऑब्जेक्टिव समझ लिया। तो ये नंबर याद रखना, 7.28% जो है लगभग एग्रीकल्चर जीवीए है फिशरीज़ का। कुछ एम है, एम समझ लो, तो टारगेट क्या है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का। तो फिश प्रोडक्शन करना है हमको कितना, तो 22 मिलियन मैट्रिक टन पहुँचाना है, लगभग अभी 13 चल रहा है, 24-25 का एम है हमारा टारगेट। इनहेंसिंग द एक्वाकल्चर प्रोडक्टिविटी 5 टन पर हेक्टर फ्रॉम द करंट नेशनल एवरेज। करंट नेशनल एवरेज कितना है, 3 टन पर हेक्टर, इसको 5 टन पर हेक्टेयर लेके जाना है। ठीक है, तो अभी जो है पर कैपिटा कंजम्पशन 5 kg है, उसको 12 kg पर कैपिटा पहुंचाना है। ठीक है, इनकम इन्हांस करनी है, जनरेटिंग 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। तो फिशरी सेक्टर में अपॉर्चुनिटीज़ लगभग 55 लाख डायरेक्ट इनडायरेक्टली अपॉर्चुनिटी जनरेट करनी है। फार्मर के इनकम को डबल करना है। ठीक है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन बढ़ाना है, लगभग 7.28% से 9% तक लेके जाना है कि 24-25 तक। ठीक है, डबलिंग द एक्सपोर्ट भी डबल करना है, नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं। और पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस कम करना है, 25 से इसको 10% तक लेके आना है, अभी हमने पीछे बात किया। ठीक है, ओके। ये मैप क्यों दिखा हमने डाला है, देखो यहाँ पे मैप के द्वारा दिखाया गया है कि भैया जहाँ पे मैरीन फिश प्रोडक्शन इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा है। आप ये जो आप ग्राफ में देख रहे होंगे कलर के द्वारा दिखाया गया, जहाँ पे ज़्यादा डार्क है वहाँ पे अधिक मात्रा में मैरीन फिश प्रोडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से इनलैंड का भी आप देख सकते हैं, इसमें है मैरीन, इसमें है इनलैंड। तो मैरीन फिश प्रोडक्शन में देखते हैं तो हमने 2021-22 में लगभग 41.27 लाख टन का प्रोडक्शन किया हुआ है फिश का, जो मैरीन फिश प्रोडक्शन की बात हो रही है। ठीक है, और मैरीन फिश प्रोडक्शन में टॉप पे कौन आता है, चाइना आता है भैया। ठीक है, और इंडिया के रैंक क्या है, 5th है। और यहीं पे हम पूछें इनलैंड में सबसे टॉप में क्या है ना, आंध्रा भैया, आंध्रा कर रहे हैं सबसे ज़्यादा इंडियन फीड प्रोडक्शन में। प्रोडक्शन देख लो 121.21 लाख टन्स हुआ है 2021-22 में। अगर हम आपसे पूछें कि इनलैंड फीड प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा मतलब नंबर 1 पे है, तो ये आपको बताना है कमेंट में। ठीक है, हमने आपको बता दिया कि मैरीन फिश प्रोडक्शन में चाइना टॉप पे करता है। ठीक है, चाइना टॉप पे है। और इन दोनों को मिलाकर अगर आपसे कोई पूछे कि मैरीन प्लस इनलैंड दोनों में टॉप में कौन है, तो ऊपर भी चाइना ही है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, समझ गए। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछे कि मैरीन प्लस इनलैंड फिश प्रोडक्शन में कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा टॉप में है, तो आपका चाइना आता है। अगर यहीं पे इसकी रैंक हम देखते हैं इंडिया की, तो 4th पे है। ठीक है, मैरीन प्लस इनलैंड प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक 4th है। तो ये आपको बताना है। सिर्फ और सिर्फ इनलैंड की बात करते हैं तो इंडिया कौन से रैंक पे आता है, ये आपको कमेंट में बताना है। आगे और कुछ डाटा है आपको दे देंगे, तब तक कुछ आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन EEZ काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में भी आपके एग्जाम में आ सकता है। तो क्या क्वेश्चन बनेगा कि भैया इंडिया का कितना EEZ है। ठीक है, डायरेक्टली पूछ सकते हैं कितना रेंज रहता है, तो आपको रेंज बता देना है 12 नॉटिकल माइल से लेकर 200 नॉटिकल माइल। ठीक है, तो EEZ बनाया क्यों गया है, हर एक कंट्री का EEZ अलग होता है। ठीक है, क्योंकि उनके लिए बाउंडेशन है, उनका रिस्ट्रिक्शन है कि भाई उसी एरिया के अंदर ही आप फिश फार्मिंग कर सकते हैं, किसी और के एरिया में नहीं घुसना है। समुद्र का भी एरिया होता है ना भैया, जैसे हम लोग हमारे यहाँ बॉर्डर है, हम लोग आर्मीज़ हैं बॉर्डर पे रहते हैं। अगर किसी और का जो बंदा है हमारे कंट्री में ना आ पाए या फिर कोई हमारे से उधर ना जा पाए, तो बॉर्डर बने होते हैं, तो थोड़ा बहुत अगर कोई इधर उधर करता तो डिस्प्यूट छिड़ जाते हैं, वार हो जाता है। इसीलिए समुद्र में भी डिवाइड किया गया कि भाई इतने दूर तक आप फिशिंग करेंगे, उतनी दूर तक हम। तो सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 12 तक अगर आप देखेंगे जो हमारा कोस्टल एरियाज़ है कितना है, लगभग ये पूरा देख रहे हैं लैंड वाला जो समुद्र से सटा हुआ है। तो हम लोग तीनों तरफ से समुद्र से सिर्फ और सिर्फ ये ऊपर का हिमालयन रीजन, नॉर्थ वाला थोड़ा पार्ट जो है हम लोग बचे हुए हैं। अगर ग्लेशियर पिघला तो सबसे पहले ये सब थोड़ा थोड़ा पानी में डूबना शुरू हो जाएंगे। तो थोड़ा सा डर रहता है, हर टाइम पे लगा रहता है कि भाई अगर ग्लेशियर वगैरह पिघलें तो समुद्र तट तो बढ़ेंगे ही बढ़ेंगे, तो कोने कोने के जो गांव गिराव बसे हुए हैं सब थोड़ा सा डूब जाएंगे। तो कोस्टल एरिया कितना है, लाइन देख लो आप, 8118 किलोमीटर है। अगर हम देखते हैं तो कोस्टल एरियाज़ है जो हमारा ये कोने का भाग है, यहाँ से लगभग 12 नॉटिकल माइल तक, ठीक है 12 नॉटिकल माइल तक भारत सरकार के पास फुल आज़ादी है कि भाई कुछ भी करो, पूरा का पूरा फुल कंट्रोल में रहते हैं,
फुल कंट्रोल, यहाँ तक आपका फुल कंट्रोल है भारत सरकार के पास। 12 नॉटिकल माइल जिसको बोलते हैं टेरिटोरियल वाटर या फिर टेरिटोरियल सी, ठीक है। तो 12 नॉटिकल माइल तक रहता है ये फुल कंट्रोल। और जो 12 से 200 की बात कर रहे थे हम लोग, ठीक है, नॉटिकल माइल तक, तो ये है आपका, यहाँ तक EEZ डिसाइड है आपका, यहाँ तक EEZ डिसाइड है, लेकिन कंट्रोल सिर्फ 12 तक ही है, फुल कंट्रोल 200 तक नहीं जाएंगे, ठीक है। या राइट है अपने पास, लेकिन फुल कंट्रोल नहीं है, फुल कंट्रोल सिर्फ 12 नॉटिकल माइल तक ही रहता है। समझ गए? तो कितना है EEZ कितना है अपना 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, लगभग 200 नॉटिकल माइल तक ये रहता है, ठीक है। इन दोनों में चीज़ों में आप याद रख सकते हैं, इसमें भी और इसमें भी। समझ गए छोटा सा कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़ते हैं। हाँ, कुछ स्टैटिक्स देख लो, डाटा में डाल के रखें। तो टॉप मेजर इनलैंड में अगर हम बात करते हैं तो कौन सी कंट्री सबसे ज़्यादा फिश प्रोड्यूस करती है? आपके इंडिया और चाइना, उसके बाद बांग्लादेश। टॉप मेजर इनलैंड की बात हो रही है। टॉप कैप्चर फिशरी में बात करते हैं तो ये जो कॉन्सेप्ट है इसमें आपके मैरीन और इनलैंड दोनों आ जाते हैं। तो चाइना इसमें टॉप में आता है, इंडिया की रैंक 4th है, ठीक है। टॉप एक्सपोर्टर कौन है? चाइना, इंडिया की रैंक 5th है, ठीक है। नेशनल जीबी की बात करी हमने 1.069 1.1% आप मान सकते हैं। एग्रीकल्चर जीबीए में थोड़ा सा बढ़ गया है 7.28%, ये डाटा आपको याद रखना है, ठीक है। स्टेट वाइड अगर कंट्री में देखते हैं कि स्टेट वाइज आपको बताना है प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा कहाँ पे हो रहा है, तो आपका गुजरात, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्रा, ठीक है। यही 3 स्टेट हैं टॉप में, अपने सबसे ज़्यादा फिश प्रोडक्शन के मामले में आगे हैं, ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है? 3rd है ग्लोबली, 8% ग्लोबल शेयर है। सेकेंड लार्जेस्ट एक्वाकल्चर प्रोड्यूसिंग नेशन है ये पूरे विश्व में, ठीक है। नेशनल फिश फार्मिंग डे कब मनाया जाता है? 10 जुलाई को। तो ये हमारे जो प्रोफेसर थे हरीलाल चौधरी, उनके ऑनर में हम इसको सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है। 2 प्रोफेसर थे, डॉक्टर KH अली कुन्नी एंड डॉक्टर हीरालाल चौधरी। वर्ल्ड फिशरी डे के बारे में बात करें तो 21 नवंबर आपको याद रखना है। और वर्ल्ड टूना डे कब सेलिब्रेट किया गया था? 2 मई 2017 को फर्स्ट टाइम है, ठीक है। कोस्टल एरिया आपको मैंने बता दिया 8118। EEZ बता दिया मैंने, इकोनॉमिक्स एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन लगभग 2.02 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। और एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि लोवेस्ट ग्राउंड वाटर ब्रैकिश वाटर कौन से स्टेट के पास है? तो आपका कर्नाटका। तो आगे हम समझेंगे क्या होता है फ्रेश वाटर, क्या होता है ब्रैकिश वाटर, ठीक है। वर्ल्ड फिश सेंटर हेडक्वार्टर कहाँ पे लोकेटेड है? आपका मलेशिया पेनांग में, ठीक है। तो फिश में लगभग आपका 15 से 20% प्रोटीन आपका कंटेंट होता है, लेकिन ट्यूना फिश की बात करते हैं, ये स्पेशल मछली जिसमें आपका हाईएस्ट प्रोटीन कंटेंट पाया जाता है, लगभग 25%, ठीक है। 150 ग्राम ऑफ फिश कैन प्रोवाइड अबाउट 50 to 60% एन एडल्ट डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट। तो कोई भी अगर आप 150 ग्राम डेली प्रोटीन खाते हैं तो लगभग इतना 50 से 60% आपका प्रोटीन का कंटेंट वो फुलफिल कर देता है, ठीक है। समझ गए? द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एग एंड स्पर्म एंड एक्ट ऑफ बोथ सेक्सेस इज कॉल्ड स्पॉनिंग। एक छोटा सा टर्म है स्पॉनिंग, किसे कहते हैं उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ तक अभी तक बात रही है हमको बेसिक कॉन्सेप्ट की, ठीक है। कुछ स्टैटिक्स हमने आपको बता दिए, कुछ टर्म्स आपको बता दिए। अब मेन आपका फिशरीज़ का टॉपिक स्टार्ट होता है। फिश फार्मिंग के जो अलग अलग सिस्टम उनके बारे में जान लेते हैं, ठीक है। तो आपके 2 टाइप हैं, कैप्चर फिशरीज़ और कल्चर फिशरीज़। तो अभी हमने 2-3 टर्म देखा कैप्चर फिशरीज़, कल्चर फिशरीज़ में। तो कैप्चर फिशरीज़ में आपके आते हैं मैरीन कल्चर और इनलैंड कल्चर, ठीक है। मैरीन में आपके कौन से हो गए? जो हमारे समुद्री तटों से हम फिश फार्मिंग करते हैं, आपका मैरीन कल्चर हो गया। इनलैंड में क्या आता है? रिजर्वायर से, पॉन्ड से और नदियों तालाबों से अगर आप फार्मिंग करते हैं फिश फार्मिंग, तो आपका इनलैंड में आता है, ठीक है। अब कल्चर फिशरीज में भी 4 टाइप हैं, जिसमें हम एक फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर पढ़ते हैं, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर, मैरीन केक कल्चर और ऑर्नामेंटल फिश कल्चर। तो ये भी याद रख सकते हैं, डायरेक्टली नाम देख के पूछ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बिलोंग टू कल्चरल फिशरीज सिस्टम। तो इस तरीके से आप नाम याद रख सकते हैं, ठीक है। तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में क्या है कि जहाँ पे सैलिनिटी आपकी 0 हो, ठीक है। किसकी? पानी की। जो वाटर की सैलिनिटी है, ठीक है, कितनी हो? 0 हो लगभग। और ब्रैकिश वाटर हम देखते हैं तो कितना, लगभग अगर 0 से 30 तक है, यानी कि लेस देन 30 ppt। अगर इतना सैलिनिटी अगर वाटर में आ जाती है तो आपका ब्रैकिश वाटर के अंदर आ जाता है। तो ब्रैकिश वाटर अगर हम देखना चाहें तो जब आप देखते हैं नदियाँ, हमारी बड़ी बड़ी नदियाँ जो हैं वो आके समुद्र से मिलती हैं, है ना।
तो वहाँ पे क्या होता है, एक वो बन जाता है, आपको दिखाएं कहाँ पे, ऐसे बना के दिखाते हैं। मान लो इधर से नदी आ रही है, ठीक है, यहाँ पे समुद्र का तट है, ठीक है, यहाँ पे आके 1 मिनट इसको थोड़ा मिटाते हैं। यहाँ से कोई नदी आ रही है, यहाँ से मिल गई, ठीक है, थोड़ा सा एरिया थोड़ा सा बढ़ जाता है क्योंकि समुद्र का पानी मिल रहा है, नदियाँ भी मिल रही हैं, तो ये जो एरिया है, ये वाला एरिया पूरा आपका ब्रैकिश वाटर बन जाता है। न तो पूरा खारा है और ना ही पूरा का पूरा प्योर वाटर है, ना तो स्वीट वाटर है, ठीक है। तो फ्रेश वाटर भी नहीं रहता है और ना तो पूरा का पूरा खारा पानी है, सैलिनिटी थोड़ी सी बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो हम लोग फार्मिंग करते हैं, यहाँ पे अलग अलग फार्मिंग टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग फार्मिंग करते हैं, फिश फार्मिंग। तो ये ब्रैकिश वाटर, यही बोला गया कि ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर के रूप में हम लोग जो फार्मिंग करते हैं कोस्टल एरियाज़ में, वो आपका आता है, ठीक है। कल्चर फिशरी में ये दोनों समझ गए, मैरीन केक कल्चर और ऑर्नामेंटल फिश कल्चर आगे हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले कैप्चर फिशरीज़ में ही बात करते हैं, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो मैरीन कल्चर में दोस्तों हम देखते हैं तो 2 टाइप हैं आपके, मैरीन कैप्चर और इनलैंड कैप्चर। तो मैरीन से कैप्चर करने के यानी कि हम लोग जाएंगे समुद्र में, जितने भी साल्ट वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, ज़्यादातर ओशियन ही है, तो समुद्र से पकड़ेंगे, समुद्र के तटीय क्षेत्रों से पकड़ेंगे, ठीक है, डीप सी में जाएंगे, मछली पकड़ के लेकर आएंगे। जितना हमारा EEZ है उसके ही अंडर में रह के हमें मछली पकड़नी है, उसके बाहर नहीं जाना। तो मैरीन कल्चर में बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, मछलियाँ पकड़ी जाती हैं, आपका मैकरेल, ठीक है, टूना फिश भी हो गया आपका, सार्डिन, यहाँ पे आपके शार्क वगैरह भी दिखते हैं, ठीक है, शार्क मछलियाँ भी आपको समुद्र में दिखेंगे। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं, याद रख सकते हैं आप लोग, जो मैरीन कल्चर में हम लोग एग्जाम्पल के तौर में पकड़ते हैं। तो ये सारी मछलियाँ कहाँ पे पाई जाती हैं, जो आपका मैरीन यानी कि समुद्र है वहाँ, उसके अलग अलग जोन डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो ये सारी मछलियाँ आपकी पैलेजिक जोन में पाई जाती हैं। तो अलग अलग जो डिवाइड किया गया है हम आगे आपको डायग्राम के थ्रू समझा देंगे। सबसे पहले इनलैंड को समझ लेते हैं। तो इनलैंड कैप्चर में जितने भी आपकी फ्रेश वाटर बॉडीज़ हैं, ठीक है, आपका रिवर हो गया, पॉन्ड हो गया, लेक्स हो गया, तो यहाँ से हम लोग अगर मछली पकड़ते हैं तो आपके इनलैंड कैप्चर में आएंगे। तो जो हमारी नदियाँ हैं, मेन नदियाँ हैं, उनके कोस्टल एरियाज़ में अगर हम मछली पकड़ते हैं तो आपके इनलैंड में आते हैं। तो इसमें भी आप एग्जाम्पल के तौर पे कुछ मछलियों के नाम लिख सकते हैं, जैसे कि आपका कैटफिश, रोहू, हिल्सा, 1 मिनट, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो कि आपके इनलैंड कैप्चर में आएंगे, ठीक है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट था कैप्चर फिशरी का। कल्चर फिशरीज के आगे बढ़ने से पहले छोटा सा मैं आपको बता दूं ये जोन के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंट अगर क्वेश्चन बनता है तो आपको थोड़ा सा आइडिया लगा रहा है कि भाई क्या होता है। तो आप इस डायग्राम में देखिए, तो ऊपर दिख रहा होगा पैलेजिक जोन, तो ये आपका पूरा समुद्र का तटीय जो ऊपर वाला सरफेस आपका पैलेजिक जोन होता है, ठीक है। ये आपका पूरा ओशियन आपका पैलेजिक में आएगा, और ओशियन को अलग अलग डिवीजन में आपको देखेंगे तो बांटा गया है। तो ज़्यादातर मछलियाँ आपका एपी पैलेजिक जोन में पाई जाती हैं, जिसको हम फोटिक जोन भी बोलते हैं, इस जोन में, ठीक है। ज़्यादातर मछलियाँ यहाँ पे पाई जाती हैं। समुद्र जो सरफेस है उसके जस्ट थोड़ा सा नीचे जो छोटी छोटी मछलियाँ आपको वहाँ पे मिल जाएंगी, ठीक है। जो बड़ी डीप सी वाली मछलियाँ होती हैं, जो बड़े बड़े शार्क होते हैं, जो कोल्ड वाटर जिसको बोलते हैं ना, कोल्ड वाटर फिश, तो नीचे डाउन साइड माइग्रेट हो जाती हैं, ठीक है। तो ये अलग अलग जोन आप देख सकते हैं कि 200 मीटर तक फोटिक जोन से लेकर 200 मीटर नीचे जाएंगे तो आपका मेसोपेलेजिक जोन आएगा। वहाँ पे टेम्परेचर आप देखेंगे तो 10 डिग्री रहता है। तो एपीपेलेजिक जोन और फोटिक जोन सेम होता है। मैक्सिमम मछलियाँ जो होती हैं यहीं से कैप्चर की जाती हैं। तो बस ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, याद रखना। अब आगे देखते हैं कल्चर फिशरीज़ के बारे में। तो हमने कैप्चर में देखा कौन सा था, मैरीन और इनलैंड। कैप्चर में आप देखते हैं, कल्चर में आप देखते हैं तो फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर और ब्रैकिश वाटर। फ्रेश वाटर समझ गए आप लोग, जितने भी आपके सैलिनिटी 0 पाई है, जितने भी रिसोर्सेस हैं वाटर के जहाँ की सैलिनिटी 0 हो, ठीक है। तो आपके कौन कौन से आएंगे, पॉन्ड आपने बना दिया है, रिवर से आप डायरेक्टली मछली पकड़ रहे हैं, ठीक है, तालाब वगैरह है, कोई लेक्स हैं, तो वहाँ से आपका फ्रेश वाटर के रूप में मछली का कल्चर करना आपका इसमें आएगा, ठीक है, फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में। ब्रैकिश का मैंने आपको बताया, जो भी नदियाँ आके मिलती हैं तटीय क्षेत्रों से, समुद्र से, तो वहाँ पे जो एरिया बना के हम मछली पकड़ते हैं आपका ब्रैकिश वाटर में आते हैं। इसकी सैलिनिटी लेस देन 30 ppt होती है, तो ये भी आप याद रख सकते हैं। फ्रेश वाटर में आप एग्जाम्पल के तौर पर देख सकते हैं कार्प आता है, ठीक है। फ्रेश वाटर प्रॉन जो मछली है वो भी आपका फ्रेश वाटर एक्वाकल्चर में ही आती है।
मुरैल और कैट फिश, जो आपकी एयर ब्रीदिंग फिशेज़ हैं, ये भी आपका फ्रेश वाटर में ही इसका फार्मिंग किया जाता है। ठीक है, ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर में आप देखेंगे तो आपका कुछ अलग अलग अजीब अजीब नाम हैं। सी बेस है, पर्ल स्पॉट है, फिन फिशेज़ हैं, मड कार्प है, मिल्क फिश है और श्रिम्प कल्चर। तो इन सभी मछलियों की खेती जो हम लोग ब्रैकिश वाटर यानी खारे पानी में, हम लोग सेलाइन वाटर में इसकी खेती करते हैं। ठीक है, तो दोनों टाइप समझ गए। हम आगे और भी एग्जांपल समझेंगे, इतना आपको समझना था। बेसिक कॉन्सेप्ट यही स्टार्ट होता है। अगर आप फिशरीज स्टार्ट कर रहे हैं पढ़ना तो बेसिक कॉन्सेप्ट बना लो कि भैया अगर हम पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले कौन कौन से सिस्टम होते हैं इसमें। हमने क्या देखा सबसे पहले, कैप्चर फिशरीज में मैरीन और इनलैंड, कल्चर फिशरीज में आपका फ्रेश वाटर और एक्वाकल्चर और ब्रैकिश वाटर, अलग अलग एग्जांपल देख लिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अब मेन है आपका फिश के एनाटॉमी। यहाँ से क्वेश्चन 2024 में आया था, सॉरी हाँ 24 में ही, जनवरी में जो पेपर हुआ था आपका, क्योंकि इसी साल से हमारा जो डेट थोड़ा सा चेंज हुआ है, लेकिन हमेशा जनवरी में ही होता था मेंस। तो फिश के एनाटॉमी के बारे में बात करेंगे। आई थिंक पूछा गया था कि गिल के फंक्शंस के बारे में पूछा गया था क्वेश्चन में। तो अलग अलग फिन आपको दिख रहे होंगे, फिन यानी कि मछली के पंख। ठीक है, बहुत सारे अलग अलग फिन हैं। डोर्सल फिन है, लैटरल फिन है, पेल्विक फिन है, एनल फिन है, काउडल फिन है। ठीक है, अलग अलग थोड़ा सा फंक्शन हम देख लेते हैं। डोर्सल फिन यानी कि टॉप में है, ये ऑन टॉप में होता है। तो ये क्या प्रोवाइड कराता है, स्टेबिलिटी, मछली में स्टेबिलिटी। ठीक है, तो मछली घूम न जाए, जैसे कि अब ऊपर अगर ये फिन नहीं होगा तो वो रोटेट कर जाएगी, मछली बहते बहते रोटेट हो जाएगी, तो ये उसको रोलिंग से बचाता है। ठीक है, तो मतलब कि रोटेट ना हो जाए और उसका जो बैलेंस है, स्टेबिलिटी बना के रखे, तो ये आपका डोर्सल फिन का काम होता है। काउडल फिन जो है ये आपका किस में है, डल यानी कि टेल की तरफ। पूँछ वाली जो पंख होते हैं इसके क्या करते हैं, मेजरली स्पीड प्रोवाइड कराते हैं मछली को तेज़ भागने में। ठीक है, तो मेन आपका स्पीड कंट्रोल में इसका मदद करता है ये वाला काउडल फिन। ठीक है, उसके बाद ये आपका आ जाता है पेक्टोरल फिन। पेक्टोरल फिन का क्या फंक्शन है, तो ये इसका इस्तेमाल कभी कभार बैकवर्ड जाने के लिए इस्तेमाल करती है, ये सर के पास लगाता है। और ये आपका पेल्विक फिन, तो पेल्विक फिन का भी मेन वही फंक्शन है जो आपका हमने डोर्सल फिन का देखा था। ये भी आपका बैलेंस प्रदान करता है मछली को। और ये जो अनल फिन है इसका क्या काम है, तो फिश को ये ऊपर उठाने के लिए, अगर ऊपर उठना चाहती है फिश, ऊपर जाना चाहती है तो उसके लिए मदद करता है। ठीक है, तो अलग अलग फिन जो हैं इसके मछलियों के पंख, उसके नाम समझ गए आप लोग। और सेल जो इसमें होते हैं ये चमकते हुए सेल बने होते हैं। और गिल जो आपका जो गलफड़ा होता है इसका, वो इसीलिए डिज़ाइन किया गया पानी में वो सांस ले पाए। आई समझते हैं आप लोग, माउथ समझते हैं, तो बाकी फंक्शन आई थिंक आपने समझ लिया क्या होता है। तो मछली के जितने भी बॉडी पार्ट थे ऊपर के, बाहरी बॉडी पार्ट, हमने उनके नाम समझ लिए। आगे देखते हैं। अब बात आती है कि जो हमारी मछली है उसका लाइफ साइकिल के बारे में जानना। ठीक है, सबकी लाइफ साइकिल होती है, तो मछली की भी लाइफ साइकिल होती है। तो अंडे से निकला क्या, हेचली होंगी सबसे पहले, स्पॉन निकलेगा, स्पॉन से उसका फ्राई स्टेज पे जाएगा, फिर वो फिंगरलिंग पे जाएगा, फिर ईयरलिंग पे जाएगा। तो सेम जैसा कि आप देखते हैं ककून का लाइफ साइकिल थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता है इसमें भी। ठीक है, सिल्क वर्म में भी ऐसा ही है, आपका ककून में भी है। तो सबसे पहले हैचलिंग, फिर स्पॉन स्टेज है, आपका फ्राई स्टेज है, फिर फिंगरलिंग है, फिर आपका ईयरलिंग है। इसमें एक जेवेनाइल स्टेज आती है, न तो पूरा एडल्ट ना ही तो पूरा छोटा, यानी किशोर अवस्था, वो भी फिंगरलिंग के टाइम पे ही। फिर फ्राई के बाद जेवेनाइल स्टेज आती है। ठीक है, तो हमने फिंगरलिंग डायरेक्टली ऐड किया क्योंकि ये मेन स्टैंडर्ड इसके लाइफ साइकिल में आते हैं। तो आप देख सकते हैं हैचलिंग स्टेज पे क्या रहता है, और स्पॉन जब होता है तो कैसा दिखता है, यहाँ पे माउथ वगैरह बन जाते हैं खाने पीने के लिए। फ्राई स्टेज पे ऐसा हो जाता है, तो आप तवे पे रख के फ्राई करके खा सकते हैं। फिंगरलिंग के टाइम पे ये शेप में रहता है। ईयरलिंग में आपका 1 साल की मछली जो जिस टाइप की दिखती है, पूरी एडल्ट मछली, उस टाइप की मछली। ठीक है, तो अलग अलग डिफिनेशन भी दिए गए हैं। हैचलिंग, द लार्वी इमर्जिंग फ्रॉम द फर्टिलाइज्ड एग आफ्टर द हैचिंग इज कॉल्ड हैचलिंग। जब आपका मेल और फीमेल गैमेट पानी में मेट करते हैं तो जो फीमेल होती है वो आपके एग देती है पानी में। ठीक है, तो उसको सेती है सबसे पहले। जैसे मुर्गी अपने अंडे को सेती है उसके ऊपर बैठ के, उसके बाद उसमें से चूज़े निकलते हैं। तो उसी तरीके से लार्वा इमर्ज करता है जब हैचिंग होता है फर्टिलाइज एग का। ठीक है, उसको बोलते हैं हैचलिंग।
ठीक है। तो ये 2 से 3 दिन लेता है, जब उसमें यॉक सेल वगैरह बन जाता है प्रॉपरली, पीला पीला जो रहता है ना अंडे में, वो प्रॉपर 2-3 दिन लगता है बनने में। बनने के बाद वहाँ से स्पॉन निकलता है, ठीक है। तो यॉक से जो ऑब्जर्व होता है, ठीक है, यंग फिश, एग से थोड़ा सा यंग फिश बाहर आता है, छोटा सा एकदम, ठीक है, लेकिन उसके पास माउथ वगैरह बना रहता है, उतना पर्याप्त रहता है खाना वाना खाने के लिए, तो उसको बोलते हैं स्पॉन, ठीक है। तो उसको हम पाउडर्ड ऑयल केक एंड राइस ब्राउन प्रोवाइड इसेंशियल न्यूट्रिशन फॉर द ग्रोथ। तो जो स्पॉन होता है तो उसको हम लोग, जो ऑयल केक होता है, पाउडर्ड ऑयल केक और राइस ब्राउन हम प्रोवाइड करा सकते हैं, शुरुआती जो न्यूट्रिएंट वगैरह चाहिए उस फिश के लिए, ठीक है। तो इस स्टेज में आपका माउथ जो है वो बन जाता है, फ्रेम हो जाता है, तो वो आराम से जू प्लैंकटन वगैरह जो होते हैं, जू प्लैंकटन समझते हैं आप लोग, जो एल्गी वगैरह होता है, छोटे छोटे समुद्री या फिर तालाब नदी में नीचे की साइड में एल्गी वगैरह बने होते हैं, उसको खाने के लिए वो रेडी हो जाता है, ठीक है। और सप्लीमेंट्री फूड लाइक एग यॉल्क, फाइनली पाउडर्ड ऑयल केक एंड राइस ब्राउन, तो ये सारी चीज़ें हम लोग न्यूट्रिशन के रूप में दे सकते हैं स्पॉन को आगे जल्दी ग्रो कराने के लिए। और इसमें क्या है, अगर आप मछली पालन कर रहे हैं तो ध्यान में रख के करिए कि इसका जो खाना होता है, मछलियाँ कंस्ट्रक्शन, जो अगर आप पैसे खर्च करेंगे उसको कंस्ट्रक्शन में, जैसे आप पॉन्ड वगैरह तैयार कर रहे हैं, छोटी छोटी मछली खरीद के लेके आ रहे हो, उस पैसा खर्चा कर रहे हो उसके पालन पोषण करने के, उसके साथ साथ आपको 50 से 70% जो है खर्चा सिर्फ और सिर्फ इनको खिलाने में चला जाता है। मुर्गी पालन और मछली पालन में सबसे ज़्यादा जो जहाँ पे लॉस होता है किसी फार्मर को, वो है उनका चारा। उनका चारा महंगा आता है और बहुत ज़्यादा खाते हैं, क्योंकि वो उनको जल्दी जल्दी ग्रोथ चाहिए, और खाना नहीं मिला तो ग्रोथ उनकी रुक जाती है, और अच्छी ग्रोथ नहीं मिले तो मछली का दाम अच्छा नहीं मिलेगा। तो इसीलिए खाना पीना बहुत ज़्यादा खिलाया जाता है इनको, ठीक है। उसके बाद आती है फ्राई स्टेज। फ्राई स्टेज में देखते हैं, तो एज सुन एज स्पॉन अस्यूम्ड शेप ऑफ द फिश एंड ग्रो अबाउट 1 to 2 सेंटीमीटर इज नोन एज फ्राई स्टेज। तो थोड़ा सा फिश शेप में आ जाता है फ्राई स्टेज में, ठीक है। आगे मैंने इमेज डाला है, क्या इधर था ना, ये देखो, ये फ्राई स्टेज है, थोड़ा सा मछली के शेप में आ गया है, खा पी के थोड़ा सा, ठीक है। तो इसको बहुत सारे लोग आराम से इसका भी हार्वेस्टिंग कर लेते हैं, और इसको फ्राई स्टेज में भी तल के खाते हैं मज़े से। तो 1 to 2 सेंटीमीटर का हो जाता है। तो अगर पूछे एग्जाम में कि स्पॉन से फ्राई स्टेज आने में कितना दिन लगता है, तो आपको याद रखना है 7 से 10 दिन, ये डेट याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा और ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा। अब उसके बाद ये फ्राई स्टेज से आपको फिंगर लिंक में आने में कितना टाइम लगेगा, लगभग 30 से 60 दिन, ठीक है। अगर आप प्रॉपर किसी के थाली में परोसना चाहते हैं, तो जो आपका फिंगर लिंक होता है 3 से 4 महीने तक आराम से उसको वेट कर लो, ठीक है। प्रॉपर अगर यंग एडल्ट बन जाए तो आराम से उसको निकाल के हार्वेस्टिंग करके उसको बेच बाच के खिला सकते हैं, ठीक है। तो अलग अलग ये लाइफ साइकिल आपने बता दी है, ये याद रखना। फिंगर लिंक में साइज़ कितना होता था, लगभग 10 से 15 सेंटीमीटर का हो जाता है, और लगभग 30 से 60 दिन लगते हैं फ्राई स्टेज से फिंगर लिंक तक आने के लिए, ठीक है। तो अलग अलग लाइफ साइकिल बता दिया आपको, समझ गए। फिश माइग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये जानना ज़रूरी है आपके लिए। थोड़ा समझते हैं क्या होता है माइग्रेट करना, यानी कि हमारे कंट्री से बहुत लोग माइग्रेट कर जाते हैं कनाडा पढ़ने के लिए, या फिर दूसरे कंट्री माइग्रेट हो जाते हैं, ठीक है। इसीलिए माइग्रेशन जो है भारत में बहुत ज़्यादा है। हमारे जो पड़ोसी देश हैं वहाँ के बहुत सारे लोग आ जाते हैं हमारे कंट्री में, माइग्रेट होकर यहाँ पे अपना बिजनेस धंधा चालू कर देते हैं। तो मछलियाँ भी माइग्रेट हो जाती हैं। समझते हैं माइग्रेशन क्या होता है। इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ फिश बिटवीन द डिफरेंट वाटर टाइप्स। तो हम लोग तो कंट्री टू कंट्री जा रहे हैं, मछलियाँ कहाँ जा रही हैं, पानी से दूसरे पानी में, ठीक है। फ्रेश या फिर सॉल्ट, या फिर देखो फ्रेश से जाएंगी सॉल्ट में कुछ मछलियाँ, कुछ सॉल्ट से फ्रेश में, तो इस तरीके से वो माइग्रेट होती रहती हैं। फॉर द वेरियस लाइफ स्टेजेस लाइक फीडिंग, ब्रीडिंग एंड ग्रोथ, तो अपना ग्रोथ बढ़ाने के लिए, फीड करने के लिए, ब्रीड करने के लिए वो अपने टाइप का पानी छोड़कर दूसरे टाइप पानी में चली जाती हैं। उसी तरीके से उसी को बोलते हैं फिश माइग्रेशन। अब इसमें तीन प्रकार हैं। पहला आपका पोटामोड्रोमस फिश, जिसमें आपका पोटामोस मतलब कि रिवर, डोमस मतलब कि रनिंग। तो ये माइग्रेट ओनली विद इन फ्रेश वाटर बॉडीज लाइक रिवर एंड लेक्स। तो ये कहाँ पे माइग्रेट होती हैं, अगर एग्जाम में बनता है कि विच टाइप ऑफ फिश ओनली माइग्रेट विद इन फ्रेश वाटर बॉडीज, तो आपका पोटामोड्रोमस फिश मार के आना एग्जाम आंसर में, ठीक है। अगर क्वेश्चन बनता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग फिश ओनली माइग्रेट इन साल्ट वाटर, तो आपका ओशियानोड्रोमस। ओशियन मतलब कि समुद्र,
समुद्र का पानी सॉल्ट यानी कि सॉल्ट वाटर में माइग्रेट होना। तो पोटामो यानी कि पोटामोज मतलब कि रिवर, ड्रोमोज मतलब कि रनिंग। रिवर के पानी आपका फ्रेश वाटर की तरफ मूवमेंट ओनली, माइग्रेट होना केवल आपका पोटामोड्रोमस। ओशियानोड्रोमस आपका ओशियन की तरफ मूव करना यानी कि साल्ट वाटर के अंदर माइग्रेट हो जाना आपका ओशियानोड्रोमस। ठीक है। एग्जाम्पल में आप टूना फिश लाइक टूना एंड सम स्पीसीज ऑफ शार्क रिमेन इन द माइग्रेट विद इन द ओशियन। अब एक आपका तीसरा नंबर पे है डायाड्रोमस। डाया मतलब कि बिटवीन, किसके बीच, माइग्रेट बिटवीन फ्रेश एंड वाटर ड्यूरिंग द डिफरेंट लाइफ स्टेजेस। वो अपना लाइफ स्टेजेस के अकॉर्डिंग ही अपना कभी कभार वो फ्रेश में जाएंगी, कभी वो माइग्रेट होंगी साल्ट वाटर में। ठीक है। तो उसकी मर्जी है, वो अगर पानी में रहना चाहती है रह सकती है फ्रेश पानी में, अगर उसको बच्चे देने हैं जाके साल्ट वाटर में तो साल्ट वाटर में चले जाएंगे। तो ऐसे कुछ फिक्स फ्रीज आपके डायाड्रोमस में होते हैं। ठीक है। अब डायाड्रोमस में आपके 3 सब टाइप हैं, उनको समझते हैं। सबसे पहला आपका एनाड्रोमस। एनाड्रोमस यानी कि अप। फिश लिव इन द ओशियन मोस्टली एंड ब्रीड फ्रेश वाटर। तो ये जो फिश होते हैं एनाड्रोमस फिश क्या करते हैं, ये रहते तो हैं लिव कहाँ करते हैं, रहते कहाँ पे हैं ये फिश, ओशियन में रहते हैं ज़्यादातर। ये ओशियन में रहते हैं यानी कि ब्रैकिश वाटर साल्ट वाटर में रहते हैं। लेकिन ये ब्रीड कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में। समझ रहे, बच्चे जहाँ कहाँ पे देते हैं, ये फ्रेश वाटर में देते हैं। रहते हैं ओशियन में साल्ट वाटर में, ब्रीड कहाँ करते हैं, फ्रेश वाटर में। सैल्मन भाई अपने इस तरीके से नाम सैल्मन भाई। दूसरा नंबर पे एग्जांपल जो है सब टाइप कौन सा है, कैटाड्रोमस। कैटा डाउन, एना अप। देखो अप का क्या मतलब है, अब जैसे समुद्र, अब नदियाँ क्या है ऊंचाई से आती हैं। ठीक है, नदियाँ थोड़ी ऊंचाई से आती हैं और समुद्र आपका नीचे होता है, यानी कि ऊपर की तरफ भागेंगी। थोड़ा सा इसे आइडिया बना सकते हैं आप लोग। ओशियन में रहती हैं, ब्रीड करती है कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। ठीक है, तो ये ऊपर की तरफ भागेंगे यानी कि समुद्र की तरफ भागना, ऐसा नदियों में भागना चाहेंगे समुद्र से। अब जैसे कैटाड्रोमस लिव इन प्राइमरली इन फ्रेश वाटर, तो फ्रेश वाटर में ही रहते हैं कैटाड्रोमस। और जो हमारे पास नदियां हैं, तालाब है, वहाँ पे रहेंगे। लेकिन ये ब्रीड कहाँ पे करेंगे, ओशियन में। ठीक है, ओशियन में माइग्रेट हो जाते हैं ब्रीडिंग के लिए। तो कैटा मतलब कि डाउन, ये भाग जाएंगे समुद्र में, डाउन की तरफ, नीचे की तरफ समुद्र में भाग जाएंगे। बस थोड़ा सा ऐसे याद रख लो। एग्जाम्पल के तौर पे इल्स विच ट्रेवल द ओशियन फॉर स्पॉइंग। ठीक है, अगर उनको बच्चा वगैरह देना रहा तो वो अपना ब्रीडिंग कहाँ पे करेंगे, जाके समुद्र में, लेकिन रहेंगी कहाँ पे, फ्रेश वाटर में। तो बस ये कैटाड्रोमस एनाड्रोमस समझिए। अब एक है आपका एम्फीड्रोमस। एम्फी मतलब कि बोथ। तो ये क्या करती हैं कि अलग अलग अपने लाइफ स्टेजेस में ये साल्ट वाटर में भी जाएंगी, फ्रेश वाटर में भी जाएंगे, कुछ कहाँ नहीं जा सकता, बट नॉट फॉर द ब्रीडिंग। बस ये जाते हैं घूमने घामने भाई, कभी कभार ये फ्रेश वाटर में घूमने चले गए, उसके बाद निकल के अगर कहीं किसी और लाइफ स्टेज पे अपने निकल के सॉल्ट वाटर में चले गए। ठीक है, तो कुछ गोबीज स्पीसीज़ हैं जो कि ऐसा करते हैं। तो ये नाम थे। मेन इंपॉर्टेंट क्या है कि भैया उनका अर्थ पता होना चाहिए। एनाड्रोमस में कौन सी फिश क्या करती है। ठीक है, एना मतलब कि अप, जो मछलियाँ पहले से रह रही हैं समुद्र में साल्ट वाटर में, वो ऊपर की तरफ जाना चाहती हैं। लिविंग तो साल्ट वाटर में, ब्रीडिंग अप यानी कि फ्रेश वाटर में। ठीक है, कैटाड्रोमस, कैटा मतलब कि डाउन, रह तो रही हैं अपना फ्रेश वाटर में, वो ब्रीडिंग कहाँ करेंगे, ओशियन में जाके, डाउन में जाके। ठीक है, एम्फीड्रोमस, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपने अपने अलग अलग लाइफ स्टेजेस में ये अलग अलग फ्रेश वाटर में रहेंगी, साल्ट वाटर में रहेंगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको। ठीक है, इस तरीके से याद रख सकते हैं। अब जो हम लोग अभी पढ़े हैं उसी का समरी बना के दे दिए, आप एक बार देख सकते हैं। तो यहाँ पे माइग्रेशन टाइप है, माइग्रेशन एरिया, पर्पस और एग्जाम्पल। ठीक है, आगे है फीडिंग प्रैक्टिस फॉर द कार्प। फीडिंग प्रैक्टिस हमने आपको बताया कि भैया जो फिश हैं हमारे, वो अलग अलग चीज़ें खाते हैं, कंज्यूम करते हैं। छोटा जब से उनका माउथ फ्रेम हो जाता है स्पॉन के रूप में, तो वो जू प्लैंकटन वगैरह खाना शुरू कर देते हैं। तो और क्या कंज्यूम करते हैं, जैसे फोटो प्लैंकटोन्स, जू प्लैंकटन, बॉटम इंसेक्ट, वर्म्स, लार्वी, कैटरपिलर्स, लार्वी ऑफ स्मॉल इंसेक्ट, बॉटम अर्थवर्म। तो ये सारे चीज़ें कंज्यूम करती हैं हमारे फिश। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे एग्ज़ाम में कि भैया स्पॉन टू फ्राई स्टेज हम लोग जब देखते हैं तो 15 दिन का पीरियड रहता है, तो हमको कितना खाना देना है, 4 टाइम देना है शुरुआती
इनिशियल बॉडी वेट के अकॉर्डिंग हमको फर्स्ट वीक में उनको 4 टाइम खाना देना है, 8 टाइम सेकेंड वीक, फीडिंग इन द डन ट्वाइस इन अ डे। और अगले वीक में हमको उसको डबल कर देना है भाई, दिन में 2-2 बार खाना खिलाओ। स्टार्टिंग के जब शुरुआत में हो, स्पॉन्ज से फ्राई स्टेज पे जा रही हो, तो एक दिन में 1 बार खाना खिलाओ, वीक में 4 टाइम खाना खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब वही आपका दूसरे हफ्ते जाते हैं तो हम लोग 2-2 टाइम खाना खिलाएंगे, ठीक है। 8 टाइम इन अ सेकेंड वीक, फीडिंग इज़ डन ट्वाइस इन अ डे। तो दिन में 2 बार खाना खिलाओ, जल्दी जल्दी उनको ग्रोथ बढ़ेगी। शुरुआत में कम खाना खिलाओ चलेगा, लेकिन जब वो और फ्राई स्टेज से फिंगरलिंग जाने लगेंगे तो इसका जो कल्चर पीरियड होता है 90 डेज़ का होता है। तो फर्स्ट मंथ में हम लोग इनको लगभग 6 से 8% बायोमास खिलाएंगे, बिंदास खिलाएंगे, ठीक है। और सेकेंड मंथ में 5 से 6% खिलाएंगे, और थर्ड मंथ जाते जाते इनको वो बायोमास का जो क्वांटिटी है 3 to 4% कर देंगे। जो फीडिंग है हम लोग दिन में 2 बार कराएंगे इनको, ठीक है। ग्रो आउट कल्चर जो आपका पूरा साल का जो हम लोग देखते हैं, फुल एडल्ट मच्छी पकड़नी है, हम लोग 3 से 5% बायोमास इन द फर्स्ट मंथ एंड 1 to 3% ऑफ द फॉलोइंग मंथ। दिन में 2 बार हम लोग इनको चारा खिलाएंगे। तो स्पॉन्ज से फ्राई स्टेज जाने के लिए हमने देख लिया 15 दिन के पीरियड में कैसे खाना खिलाएंगे। अगर फ्राई स्टेज से फिंगरलिंग जा रहे हैं तो जो पीरियड होता है 90 डेज़ का, उसमें किस तरीके से हम फीडिंग कराएंगे। और हम लोग अगर पूरे साल का एक पीरियड ले रहे हैं, किस तरीके से बायोमास से फीडिंग वगैरह कराने वाले हैं, ठीक है। तो फीडिंग प्रैक्टिस समझ गए, आगे देखते हैं। ये इंपॉर्टेंट टेबल है, यहाँ पे पूछा गया कि जो हमारे इंडियन के मेजर कार्प हैं इंडिया में, तो उनके फीडिंग हैबिट्स के बारे में बताया गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट टेबल है, 2-3 बार लिख के आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको बन सकते हैं डायरेक्टली। तो अलग अलग स्पीसीज़ के नाम दिए हैं, फूड हैबिट और फीडिंग हैबिट दोनों के बारे में बताया गया है। तो जैसे अगर कैटला के बारे में पूछ लिया आपसे कि भैया इसका फीडिंग हैबिट बताइए, ये सरफेस फीडर है, बॉटम फीडर है, फिर कॉलम फीडर है, तो अगर आपको पता होगा कि भैया ये सरफेस फीडिंग करती है, ठीक है। ये ओमनीवोरस है, शाकाहारी, शुद्ध शाकाहारी। प्लैंकटन वगैरह होते हैं वही खाएगी, इसको प्लैंक्टिनोवोरस इसको बोल सकते हैं, ठीक है। लेबियोरोहिता जो है हमारा रोहू हर्बीवोरस है, ये आपका कॉलम फीडर है, हर्बीवोरस कॉलम फीडर, ठीक है। मृगला कैरहिनस मृगला ओमनीवोरस है, बॉटम फीडर है, ठीक है। उसके बाद एक और है आपका, ये आपका आता है एग्जॉटिक में, जिसको हम लोग ग्रास कार्प बोलते हैं, इसको इसमें मैंने लिख दिया है, ठीक है। याद रखना कि हर्बीवोरस होता है, और ज़्यादातर इस्तेमाल किस करते हैं, जो हमारे रिवर पॉन्ड छोटे छोटे तालाब होते हैं उसमें ये वीड कंट्रोल के लिए, ठीक है। तो जो वेजिटेशन वगैरह होते हैं उसको कंट्रोल करने के लिए भैया हम लोग इसको पालन करते हैं, और ये सब कुछ खा जाता है, मांसाहारी शाकाहारी सब होता है, ठीक है। ये कॉलम फीडर है। कैट फिश में आप देखते हैं तो ये कॉर्निवोरस है, आपका बॉटम फीडर, ठीक है। तो ये मेजर कार्प में आप समझ गए, ये 3 याद रखना, ठीक है, मेजर है। यहाँ पे एग्जॉटिक मेजर कार्प्स हैं, फीडिंग हैबिट भी उनकी दी हुई है। जैसे आपका सिल्वर कार्प में आपका फाइटोप्लैंक्टन खाता है, ये सरफेस फीडर है, ठीक है। ग्रास कार्प हर्बीवोरस है, सरफेस और कॉलम फीडर दोनों पे आता है, ठीक है। मार्जिनल एरियाज़ में ये अपना फीडिंग जोन बनाता है। कॉमन कार्प में देखते हैं तो ये आपका ओमनीवोरस डिटेरियोवोरस ये में आता है फीडिंग हैबिट, और फीडिंग जोन आपका बॉटम फीडर है, ठीक है। तो एग्जॉटिक में और इंडियन में दोनों में आपको बता दिया। अगर टेबल एक बार में याद नहीं हो रहा, 2-3 बार आप पढ़िए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो टर्म से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते ही हैं, जो भी आपके माइनर टॉपिक्स हैं वहाँ से अगर क्वेश्चन बना तो टर्म ज़्यादा प्रेफर करता है एग्जामिनर। तो इसमें देखिए आगे भी कुछ टर्म्स हैं। सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पे इस स्लाइड में इंटेंसिव एक्वाकल्चर और एक्सटेंसिव एक्वाकल्चर, दोनों एक दूसरे के अपोजिट है। इंटेंस में खेती हो रही है किसकी, फार्मिंग हो रही है फिश की, और यहाँ पे एक्सटेंसिवली, ठीक है। इंटेंसिव एक्वाकल्चर क्या मतलब है, मैनेज एक्वाकल्चर कंट्रोल थ्रू ह्यूमन इंजीनियर्ड। जो भी एक्वाकल्चर हम लोग फिश फार्मिंग करने वाले हैं वो सब कंट्रोल्ड होगा, किसके द्वारा, जो इंसान है उनके द्वारा बनाया गया। कोई बायोफ्लुक हो गया, ठीक है, कोई पॉन्ड हो गया, अपने हिसाब से हम फूड का मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, वाटर क्वालिटी अपने हिसाब से मेंटेन करेंगे। जो बायोफ्लो टेक्नोलॉजी है इसके अंडर में आती है इंटेंसिव एग्रीकल्चर में, ठीक है। एक्सटेंसिव में देखते हैं तो मैनेज एक्वाकल्चर डिपेंड ऑन द लोकल नेचुरल सेटिंग, ठीक है। कोई भी आपका कोस्टल एरियाज है, नदी का या फिर समुद्र का, तो वहाँ पे हम लोग कुछ नेचुरल सेटिंग के द्वारा हम लोग फिश की फार्मिंग करते हैं। तो ये दोनों में डिफरेंस समझ गए आप लोग, ठीक है। एक और टर्म है यहाँ पे गेम फिश। गेम फिश अच्छा ट्राउट।
तो ट्राउट जो फिश है वो आपका मेजरली रेयर किया जाता है गेम फिश के लिए। तो अभी गवर्नमेंट ने जो आपका फिशरी वाली मिनिस्ट्री है उनके द्वारा एक रंगीन मछली करके, ठीक है, रंगीन मछली करके एक ऐप लॉन्च किया है। जो भी आपके ऑर्नामेंटल फिशेस हैं उनको उनकी अवेलेबिलिटी को बढ़ाने के लिए और उनका देखभाल अच्छे से हो इंडिया में, उसका जो डिमांड है उसको फुलफ़िल किया जाए, उसके लिए रंगीन मछली ऐप डिज़ाइन किया गया। अगर एग्ज़ाम में बाई चांस पूछे तो याद रखना, ठीक है। तो ट्राउट मेजर एग्जाम्पल किसका है? गेम फिश के लिए। आगे और भी नाम है यहाँ पे, तो मैक्सिमम नाम आपने अभी पढ़ लिए। एनाड्रामस, कैटाड्रामस, एम्फीड्रामस। तो ये तीनों टाइप किस में आते हैं? डायाड्रामस में। तीनों के सब टाइप अभी हमने देखा। तो एग्जाम्पल अभी याद, एनाड्रामस में क्या था कि भैया माइग्रेटरी फिश लिव इन द सॉल्ट वाटर और ब्रीड इन फ्रेश वाटर। एग्जाम्पल मेन इंपॉर्टेंट है। अगर डायरेक्टली एग्जाम्पल पूछते हैं एनाड्रामस फिश में कौन कौन से एग्जाम्पल्स आते हैं, आपके 4 ऑप्शन दे दिया और एक इसमें से आपको मिला के दे दिया 5वां। तो जो आप नहीं पढ़े रहेंगे तो नहीं मार पाएंगे। तो जो भी अलग अलग नाम है सबको एक बार याद कर लो जो एनाड्रामस फिश में आएंगे। कैटाड्रामस में भी एग्जाम्पल याद कर लो। इल वाले जो हैं, अगर इल लास्ट में लगा हुआ तो किस में आएंगे? कैटाड्रामस फिश में। एना मतलब कि अप, ये ऊपर भागते हैं, तो साल्ट वाटर से भागेंगे किसमें? फ्रेश वाटर में। कैटाड्रामस यानी कि कैट मतलब कि डाउन, ठीक है, कैटा मतलब कि डाउन, तो ये नीचे भागेंगे यानी कि फ्रेश वाटर से सॉल्ट वाटर में भागेंगे, यानी कि समुद्र से, नदियों में, समुद्र से भागेंगे। एम्फीड्रामस माइग्रेटरी फिश दैट लिव बोथ फ्रेश एंड सॉल्ट वाटर इंडिपेंडेंट ऑफ द ब्रीडिंग। तो ब्रीडिंग के लिए नहीं, ये दोनों में आराम से जीवित रह सकती है, सर्वाइव कर सकती है, ठीक है। तो ये तीनों आपके सब टाइप किसके? डायाड्रामस के। अभी हमने देखा पोटैमोड्रामस के बारे में, माइग्रेटरी फिश दैट मूव विद इन फ्रेश वाटर ओनली। पोटैमोड्रामस फिश अभी हमने पीछे देखा, पोटैमोज यानी कि आपका रिवर, जो भी आपका फ्रेश वाटर है, ठीक है, और ड्रामस यानी कि रनिंग यानी कि मूवमेंट। जो माइग्रेटरी फिश होती हैं दैट मूव विद इन अ फ्रेश वाटर। पोटैमोज यानी कि रिवर के पास कैसा पानी होगा? फ्रेश वाटर। तो इसमें जो फिश माइग्रेट होंगी वो फ्रेश वाटर के में ओनली माइग्रेट होती है। एग्जाम्पल देख लो, कार्प है, कैटफिश है और ट्राउट है, ठीक है। ओशियानोड्रामस, ओशियानो यानी कि समुद्र, जो समुद्र में केवल और केवल सॉल्ट वाटर, सैलिनिटी जहाँ पे ज़्यादा होगी, सॉल्ट वाटर में माइग्रेट होंगी, ऐसे फिश आपके ओशियानोड्रामस में आते हैं। और एक है और टर्म ब्रूड स्टॉक, फिश ऑफ एनी पर्टिकुलर स्पीसीज विच आर रेज फॉर द रिप्रोडक्शन पर्पज। ये ब्रूड स्टॉक सिर्फ वही फिश है जो सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए इसका पालन पोषण, इसको हम लोग रेयर करते हैं, ठीक है। ब्रूड स्टॉक समझ गए आप लोग। तो इसको किस लिए रेज करते हैं हम लोग? सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन पर्पज़ के लिए। ऐसे ही सेम आपका एनिमल हस्बेंड्री में बुल के 3 टाइप होते हैं, उसमें एक बुल को इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्शन के लिए। तो आप बताइए कमेंट में कौन सा बुल है, उसका नाम क्या है। टर्मिनोलॉजीज क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एनिमल हस्बेंड्री से ज़्यादा आते हैं। आगे कुछ और टर्म है जैसे आपका मैरीकल्चर। मैरीकल्चर का एक इमेज है, इसके थ्रू आप थोड़ा सा आइडिया लगा लो। मैरीकल्चर में क्या बोला कि ओपन ओशियन में हम लोग इसका एक्वाकल्चर बनाएंगे, ठीक है। जैसे आप ओपन ओशियन हो गया, किनारा है हमारे पास ओशियन का, तो उसमें एक ऐसा कुछ सिस्टम बनाएंगे जो आपका जाली नुमा हो, मतलब कि पानी हमें बाहर से डालना पड़े। पानी तो ओशियन का ही लेंगे लेकिन हम अपना डिज़ाइन बना के उसमें फिट करेंगे ओशियन में और उसमें खेती करेंगे, मतलब कि क्लोज्ड एरियाज़ में, है ना, कंट्रोल्ड हो हमारे अंदर कि भाई मछली इसके बाहर ना जाए, इसी में हम रेयर करेंगे। जो भी आपके ब्रैकिश वाटर फिश हैं, काफ़ी ईजी बन जाता है, पानी की कमी नहीं है हमारे पास, चारा वारा देंगे उसी के अंदर में देंगे, तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है हमारे कंट्री में भी और अदर कंट्री में भी। सिर्फ और सिर्फ इसका खर्चा लगता है, बाकी काम आसानी हो जाता है इसमें, ठीक है। एक टर्म और है आपका यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन, दोनों को समझते हैं। तो यूरी हेलाइन ऑर्गेनिज्म कैन अडॉप्ट टू अ वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी। एग्जाम्पल ऑफ एन यूरी हेलाइन फिश इज मॉली विच कैन बी लिव इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर बोथ। तो मॉली जो फिश है वो फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में। तो ये जो यूरी हेलाइन का कॉन्सेप्ट है, हम लोग ज़्यादातर वाइडर रेंज में जहाँ पे सैलिनिटी ज़्यादा हो वहाँ पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ग्रीन कार्प याद रखना, ये नाम ग्रीन कार्प जो कि यूरी हेलाइन के एग्जाम्पल में आता है, ठीक है। स्टेनो हेलाइन को देखो, स्टेनो हेलाइन डिस्क्राइब एन ऑर्गेनिज्म यूजुअली फिश दैट कैन नॉट टॉलरेट वाइड फ्लक्चुएशन इन द सैलिनिटी ऑफ वाटर। जैसे यूरी हेलाइन में हम लोग क्या देखते हैं, ऐसी फिश हो जो अगर उसको फ्रेश वाटर और ब्रैकिश वाटर दोनों में भी आराम से ग्रो कर सकते हैं। स्टेनो हेलाइन में क्या होता है, बहुत ज़्यादा
पानी फ्लैक्चुएट करेंगे तो वो मर सकती है, ठीक है। कभी कभार आप उसको ब्रेकिस में डाल दिए फिर उठा के फ्रेश में डाल दिए तो ऐसा कुछ नहीं चलेगा। तो ऐसे फिश के एग्जाम्पल आप देख सकते हैं, ठीक है। तो इसको याद रखना। ये यूरी हेलाइन और स्टेनो हेलाइन में अंतर समझ गए आप लोग। हेलोक्लाइन, द जोन ऑफ ओशियन इन विच सैलिनिटी इंक्रीज रैपिडली विद डेप्थ। तो बस ये जोन का नाम है हेलोक्लाइन, तो डेप्थ के साथ साथ सैलिनिटी बढ़ती जाती है, उसको बोलते हैं हेलोक्लाइन। और क्या है पॉलीकल्चर। पॉलीकल्चर को देखिए, दिस इज द प्रैक्टिस वेयर द मोर देन वन स्पीसीज ऑफ द एक्वाकल्चर ऑर्गेनिज्म आर कल्चर्ड। पॉली मतलब कि दो या दो से अधिक, पॉली मतलब कि अधिक, तो यही बोला गया है। इससे ही समझ लो कि मोर देन वन स्पीसीज, ठीक है, जिसका हम कल्चर करते हैं किसमें, पॉन्ड में, सेम पॉन्ड में, ठीक है। एक ही हम लोग डिज़ाइन बना दिया पॉन्ड का, उसमें भी एक से ज़्यादा स्पीसीज़ को ग्रो करना आपका पॉलीकल्चर में आता है। और मोनोकल्चर अगर पूछे तो भैया एक ही स्पीसीज़ मछली की वही ग्रो करेंगे। स्नैगिंग समझते हैं, कैचिंग फिश बाय जर्किंग एन अनबाइटेड हुक थ्रू द वाटर। अनबाइटेड हुक यानी कि वो जैसे कि एक कटिया होता है, वो मुंह में फंसा के जब चारा डाल के खींचती है तो वो वहाँ से फंस जाती है। ये क्या होता है, जर्किंग के थ्रू, यानी कि कोई बंदूक नुमा ऐसा तीर धनुष की तरह ही होता है, उसको समुद्र में जो मछलियाँ ऊपर तैरती रहती हैं उनको हम मारते हैं, वो धस जाते हैं उसके अंदर, वो खींच लेते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से स्नैगिंग जो टर्म है इस तरीके से मछली पकड़ने को बताया गया है। और टैगिंग क्या है, तो टैगिंग में हम लोग ये टैग, इस टाइप का टैग वगैरह लगा देते हैं। तो जो बायोलॉजिस्ट होते हैं उनको जो फिश का मूवमेंट, माइग्रेशन, पॉपुलेशन, साइज वगैरह को मेज़र करने के लिए हम उसको टैग कर देते हैं इंडिविजुअल फिश को, ठीक है। तो इसको बोलते हैं टैगिंग। और कोई टर्म है, हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन आया था, आई थिंक चिंताला ही आया था, चिंताला 2024 के मेंस के पेपर में। तो पिछला जो क्लास लिया था मैंने पिछले साल, ये स्लाइड दिया हुआ था, तो डायरेक्टली यहाँ पे आपको देख सकते हैं जो एग्जांपल है एग्ज़ाम में बना हुआ। तो मे भी चांस है कि अदर स्टेट के भी नाम आप याद रखें। ऐसे ही आप अदर स्टेट का भी याद रख सकते हैं, वेस्ट बंगाल का, एमपी का, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश में ये फ़िश पाई जाती है गोल्डन मैसीर, जिसको हम तोर पोटीटोरा के नाम से भी जानते हैं, स्टेट फ़िश। मणिपुर में आपकी फ़िश है, ये नाम देख लो, उसका जो कॉमन स्टेट नेम है। केरला में और बिहार में एक मछली आपकी कॉमन नेम मांगुर है, स्टेट नेम भी आप मांगुर के नाम से ही जानते हैं, ठीक है। तो ये कुछ स्टेट फ़िश के नाम थे, और कुछ फिशेज़ हैं उनके साइंटिफिक नेम हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं बनता, टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन नहीं बनता, डायरेक्टली आपके फिश का नाम दे देंगे, साइंटिफिक नेम पूछ सकते हैं। तो ये याद करने की जिम्मेदारी आपकी है। ये सभी के नाम सामने सामने लिखे गए हैं, ज़्यादा इसलिए नहीं दिए हैं, जो इंपॉर्टेंट है उन्हीं के नाम याद रखिए। तो यहाँ तक आपने समझ लिया। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट हम डालेंगे इसका, ठीक है। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 में हम बायोफ्लो टेक्नोलॉजी और बाकी के जो कॉन्सेप्ट हैं वो सीखेंगे, ठीक है। मोरल कल्चर भी आपका एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, वो भी सीखेंगे। तो इस क्लास को यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट क्लास आपको अगले पार्ट में मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कीजिए। और हाँ, और आपके लिए हमने बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ बना दिया है, 30 डे 30 मॉक चैलेंज, ज़रूर से जाके उसको दीजिए। 30 मॉक लगातार आप 30 दिन में लगा सकते हैं। बहुत क्वालिटी क्वेश्चन डाले हैं, सेक्शनल तो मिक्स करना ही नहीं है, सेक्शनल में बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, ठीक है। टॉपिक वाइज है, सारा रिवीजन आपका हो जाएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको एनरोल कीजिए। कोई दिक्कत आए तो मुझे आप DM कर सकते हैं @agrivimal पे, ठीक है।